हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका वेलकम है एक नई क्लास में। शुरू करते हैं। संवैधानिक विकास के जो चरण चल रहे थे, दूसरा चरण हमारा चल रहा था। उसी संवैधानिक विकास के दूसरे चरण में आज हम 1861 का भारत परिषद अधिनियम को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पॉलिटी में। तो पॉलिटी, और इसमें हम 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसकी बात करेंगे कि इसमें क्या क्या बात रखी गई थी। तो महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करेंगे। तो इस अधिनियम में ये बात पहली रखी गई थी कि अब जो वायसराय था, जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, उसका विस्तार किया गया। पहली बात तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। तो ये बात इसमें थी कि अब वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर दिया गया था। ये महत्वपूर्ण बात थी। दूसरी बात ये थी कि अब भारत में विभागीय होते हैं, विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभाग बनाए जाते हैं। तो ये विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। तो भारत में अब विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। तो ये कह सकते हैं कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब हो जाती है, तो वो 1861 के एक्ट में हो जाती है। तो ये इसके जो लॉर्ड कैनिंग वो इसके जन्मदाता माने जाते हैं विभागीय प्रणाली के जन्मदाता माने जाते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि भारत में विभागीय प्रणाली के जनक कौन है। तो भारत में विभागीय प्रणाली के जनक जो हैं लॉर्ड कैनिंग है। ये बात हमें याद रखनी है। दूसरी और महत्वपूर्ण तीसरी और बात इसमें ये थी कि अब जो वायसराय था उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होगी। जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति या राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, उसी तरीके से वायसराय को अब अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई। तो ये कह सकते हैं अब वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई। ये बात याद रखनी है कि अब वायसराय को अब ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई थी कि वो अपने अध्यादेश बिना किसी विधि को निर्मित किए हुए किसी ऐसे आदेश को पारित कर सकता है जो आवश्यक हो, और उसके लिए समय ना हो ऐसे आदेश के लिए, और कोई निर्णय लेना हो तो उसके लिए वो अध्यादेश जारी कर सकता था। ये शक्ति इसमें प्राप्त कर दी गई 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। ये रख दिया गया कि वायसराय को ये शक्ति प्राप्त है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है किसी ऐसे विभिन्न मामलों में जिसमें तत्काल आवश्यकता है उस पर कार्रवाई करने की। तो ये बात रखी गई। उसके बाद ऐसे अध्यादेश की जो अवधि भी रख दी गई, और अध्यादेश की इसकी समय सारणी भी, इसकी अवधि जो थी वो 6 माह थी। इसकी अवधि 6 माह रखी गई। तो जो अवधि थी अध्यादेश की कि 6 महीने तक वो वैलिड रहेगा, वैध रहेगा, और 6 महीने बाद वह समाप्त स्वतः हो जाएगा। तो इसकी एक समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई कि 6 महीने के समय में अध्यादेश वो लागू रहेगा 6 महीने के लिए, और उसके बीच में आप विधि का निर्माण या लॉ बना सकते हैं किसी विषय पर। तो ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की विस्तार किया गया, और वायसराय को ये शक्ति प्रदान कर दी गई कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। उसके बाद भी इसको बिगाड़ता हूँ, और भी कुछ इसमें जो है महत्वपूर्ण विशेषताएं रखी गई थी। उन सारी विशेषताओं को 1861 में हम लोग पढ़ेंगे। तो और इसमें विशेषता ये थी कि अब जो वायसराय था वो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत और पंजाब में ये शक्ति दी गई कि वो अब वायसराय को, ऐसे लिखते हैं, अब वायसराय को बंगाल, उत्तरी सीमा प्रांत और पंजाब के लिए
पंजाब के लिए विधान परिषदों की स्थापना की गई। विधान परिषदों की स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गई। अब क्या कर सकता था कि वायसराय इनके लिए भी बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत और पंजाब के लिए विधान परिषद गठित कर सकता था, और वो उसने विधान परिषदों के गठन के लिए इसमें पावर दी गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की शुरुआत हुई। और इसमें और क्या हुआ था इस अधिनियम के द्वारा, अब ये था कि भारतीय जो प्रतिनिधि थे और जो वायसराय कानून बनाएगा भारत के लिए, उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात की गई, जिससे कि वो उनमें कानूनों में अपनी हिस्सेदारी रख सकें, उसमें अगर कोई आवश्यक तथ्य है उसको जोड़ सकें। ऐसा उन्होंने ये प्रावधान किया कि अब भारतीयों को भी इजाजत मिलने लगी कानूनों के निर्माण में। तो इस अधिनियम के द्वारा ये कह सकते हैं, इस अधिनियम के द्वारा अब भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में, भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने की शुरुआत हुई। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि प्रश्न पूछ लेता है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में अब भारतीयों को कानून बनाने में शामिल किया जाने लगा। तो वो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था। अब भारतीयों को कानून बनाने में उनकी सहायता ली जाने लगी, उनको शामिल किया जाने लगा, उनसे राय मांगी जाने लगी, सलाह मांगी जाने लगी कि आप सलाह प्रदान कीजिए, आप राय दीजिए, या फिर जो भी उन्होंने बात रखी होगी उसमें, पहले तो उसमें शामिल करने की बात रही। आगे चलते हैं कि इस अधिनियम में, इसके द्वारा अब वायसराय कुछ भारतीयों को परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित कर सकता था। अब एक और बात थी कि अब इसमें वायसराय जो था वो अब वायसराय भारतीयों को परिषद में गैर सरकारी, अब वो गैर सरकारी सदस्य के रूप में उनको नामित कर सकता था। यहाँ लिख देते हैं कि अब भारतीयों को वायसराय की परिषद में, अब भारतीयों को वायसराय की परिषद में पांचवी या छठवीं बात रख सकते हैं, परिषद में गैर सरकारी, अब गैर सरकारी सदस्यों के रूप में उसको जो है नियुक्त करने की, सदस्यों को नियुक्ति प्रदान करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो ये भी इसमें महत्वपूर्ण बात थी कि अब जो भारतीय थे वो गैर सरकारी सदस्य के रूप में वायसराय की परिषद में नियुक्त हो सकते थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये तथ्य है। इससे संबंधित कईयों परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को जो वायसराय की परिषद थी उसमें गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो वो 1861 का अधिनियम था जिसमें भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित होने की या नामांकित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें उनकी हिस्सेदारी भी अब राजनीतिक रूप से बढ़ने लगी थी। यह 1861 का अधिनियम था। इसके बाद एक और अधिनियम आता है, इसको बिगाड़ देता हूँ 1861 के बाद। और 1861 के अधिनियम के बाद जो अधिनियम आता है वो हमारे पास है तो 1873 का अधिनियम, 1873 का अधिनियम, इस पे बात करते हैं। 1873 के अधिनियम में क्या हुआ था, तो इसमें इस अधिनियम द्वारा उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय आप समाप्त कर सकते हैं, ये बात इसमें रखी गई। पहली बात महत्वपूर्ण ये थी कि
इस अधिनियम द्वारा प्रश्न पूछ लेता है, इस अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया, द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। ये बात रखी गई कि अब इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, लिख सकते हैं समाप्त किया जा सकता है या भंग किया जा सकता है। तो ये बात इसमें रखी गई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है और उसको भंग किया जा सकता है। ये 1873 के अधिनियम में ये बात रखी गई। अब इसमें और भी बातें रखी गई थी और 1 जनवरी को ये बात हो भी जाती है कि 1 जनवरी 1884 को औपचारिक रूप से क्या कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। तो औपचारिक रूप से, अब पूरी तरह से औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से भंग कर दिया गया। अब भंग कर दिया गया मतलब समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नहीं रही और वो जो अधिनियम बनाया वो 1773 का अधिनियम आया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने की इसमें व्यवस्था की गई और 1884 को वो समाप्त भी हो गई। ठीक है, तो इसमें ये 1773 के रेगुलेटिव उसमें 1873 के एक्ट में, भारत परिषद अधिनियम के एक्ट में ये व्यवस्था रखी गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है, कभी भी भंग किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। इस बात को 1 जनवरी 1884 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से समाप्त हो गई। ये बात इसमें रखी गई और इस अधिनियम में ये बात रखी गई कि अब उसका कोई कार्य नहीं रहेगा, अब वो व्यवहारिक रूप से जो है वो समाप्त हो जाती है और वो ना तो प्रशासनिक रूप से हस्तक्षेप कर पाएगी, ना ही वो व्यापारिक रूप से हस्तक्षेप कर पाएगी। इसमें कंपनी की ये पूरी की पूरी उसमें जो जिम्मेदारी थी वो छीन ली गई है, समाप्त कर दी गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत से समाप्त कर दी जाती है 1873 में। ये महत्वपूर्ण 2-3 बात थी 1873 के एक्ट में। आगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं अन्य एक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक आप इसको जो रिवाइज कीजिए। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करें। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है, किसी विषय पर डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आया हो तो, और दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।